नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सदा अच्छे ही रहें। इंग्लिश में वॉइस या वाच्य का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और यदि ऐसा होता है तो लाइक और कमेंट के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। टेंस और वॉइस से जुड़े हुए वाक्यों को हम लगातार बोलचाल के दौरान उपयोग में लाते रहते हैं, लेकिन इनका संरचना कैसा होता है, ये वाक्य कैसे बने होते हैं, इसका हमें सही आइडिया नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में इन सभी वाक्यों को कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आप ये वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। बस थोड़ी सी अभ्यास की ज़रूरत है जो आपको लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, वॉइस क्या है जान लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वॉइस या वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता या कर्म में से किसकी प्रधानता होती है। अब क्रिया क्या है? क्रिया जैसे उठना, खाना, बैठना, खेलना, कूदना, वे सारे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य का होने का बोध होता है, वे सारे शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कर्ता क्या है? कर्ता किसी कार्य को करने वाला। कर्म क्या है? कर्म क्रिया का विषय है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि रमेश आम खाता है। इस वाक्य में रमेश क्या है? रमेश शब्द कर्ता है। आम क्या है? आम शब्द कर्म है और खाना क्रिया है। इस वाक्य में रमेश शब्द की प्रधानता है जो कि खाने का कार्य कर रहा है, अर्थात खाना क्रिया में परिवर्तन रमेश के अनुरूप हो रहा है। और ये एक्टिव वॉइस या कर्ता वाच्य की उदाहरण है। टेंस के अंतर्गत जितने भी वाक्य आते हैं सभी एक्टिव वॉइस के अंतर्गत रखे गए हैं। इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय होना। कौन सक्रिय होता है? कर्ता सक्रिय होता है, अर्थात इस प्रकार की वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया वाले वाक्य जिसमें कोई कर्म नहीं होता है, जैसे वह जाता है। कहाँ जाता है? रायपुर जाता है, कांकेर जाता है, इसका हमें कोई पता नहीं है, अर्थात इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। और यदि मैं कहूँ कि वह बाजार जाता है तो यहाँ पर बाजार शब्द कर्म है और ये सकर्मक क्रिया वाली वाक्य है। एक्टिव वॉइस में कर्ता या सब्जेक्ट ही सर्वोपरि होता है, वही कार्य करने वाला होता है तथा क्रिया में परिवर्तन उसी के अनुरूप होता है। अब पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य को भी थोड़ा समझ लेते हैं। पैसिव जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना, अर्थात क्रियाहीन होना। तो क्रियाहीन कौन होता है? वाक्य में कर्ता या सब्जेक्ट ही क्रियाहीन होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा इसमें जो कर्ता होता है वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया वाले ही वाक्य आते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को नहीं लिया जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का पैसिव नहीं बनाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कर्म का अभाव होता है। चलिए एक उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। पुस्तक अनु के द्वारा पढ़ा जाता है। अ बुक रेड बाय अनु। यहाँ पर पुस्तक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रधानता होती है, जबकि अनु सब्जेक्ट है और यह शब्द पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है। यह एक सकर्मक क्रिया वाली वाक्य है और अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का पैसिव नहीं बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं।
एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों पर हम गौर करते हैं। इन नियमों को हमें अच्छी तरीके से याद रखने की ज़रूरत होती है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को बदलकर सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ता है। आगे आप इसे कई उदाहरणों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के वचन या नंबर के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर आदि। तत्पश्चात मुख्य क्रिया का या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बाई शब्द भी लगाया जाता है और अंत में सब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। इन सभी नियमों को अच्छी तरीके से याद रखना जरूरी है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे बदला जाता है। यदि किसी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो इसे मी में बदल दिया जाता है, वी है तो इसे अस में बदल दिया जाता है, दे है तो उसे देम में, ही है तो उसे हिम में, सी है तो उसे हर में बदल दिया जाता है। ये सारे शब्द पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सारे शब्दों को केस या कारक के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वे सारे शब्द जो किसी वाक्य में कर्ता के रूप में उपयोग में आता है उसे हम सब्जेक्टिव या कर्ता कारक के अंतर्गत रखते हैं और जिन शब्दों का उपयोग ऑब्जेक्ट या कर्म के रूप में होता है उसे कर्म कारक के अंतर्गत रखा गया है तथा इन्हीं के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका उपयोग अधिकार या संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार कर्ता कारक, कर्म कारक तथा संबंध या अधिकार कारक के रूप में इन सभी शब्दों को विभाजित या डिवाइड किया गया है। इंग्लिश में इन्हें हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के रूप में जानते हैं। जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है, मी ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है और माई या माइन पॉजेसिव केस के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलना सीखते हैं। विशाल इट्स द फूड, विशाल आम खाता है। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में विशाल सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है और मेन वर्ब इट है। नियमों और सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट फूड को पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तत्पश्चात ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाया जाएगा। यदि बहुवचन में होगा या प्लूरल नंबर में होगा तो आर और आई होता है तो एम का उपयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब इट है तो इसका थर्ड फॉर्म इटन का प्रयोग किया जाएगा। तत्पश्चात बाई शब्द यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट विशाल है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी विशाल ही लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द फूड इज ईटन बाय विशाल, खाना विशाल के द्वारा खाया जाता है। अब निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ले लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर, उसके बाद नॉट लगाया जाता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है, फिर बाई, फिर अंत में सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, ही डज नॉट गो टू मार्केट। यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर गोन बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल दिया जाता है। इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाता है। यह किस प्रकार का वाक्य है। इस प्रकार के प्रश्नों का हम कई बार बोलचाल के दौरान उपयोग में लाते हैं। ये सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे बदला जाता है देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचानें? तो वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो होता है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि रिया एक गाना गा रही है, रिया इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में रिया सब्जेक्ट है और सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और रिया के द्वारा गाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय रिया। एक गाना रिया के द्वारा गाया जा रहा है। यहाँ पर सॉन्ग सिंगुलर नंबर वाला ऑब्जेक्ट है, उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगाया गया है। साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल टू बी वर्ब बीइंग भी लगाया जाता है। मुख्य क्रिया सिंग है, गाना, इसका थर्ड फॉर्म संग लगाया जाता है। फिर बाय, फिर अंत में सब्जेक्ट को बदलकर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रिया है तो ऑब्जेक्ट में भी रिया रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन का वर्ड है। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। केवल सूत्रों को और नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम निगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। चलिए एक्टिव वॉइस की एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। माय टीचर इज नॉट टीचिंग मी इंग्लिश। मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते समय आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय माय टीचर। मैं शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल कर लिख दिया गया है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाया गया है। जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम सहायक क्रिया का उपयोग किया गया है। फिर उसके पश्चात नॉट लगा दिया गया है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या टू बी फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाया गया है। फिर मेन वर्ब टीच को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टॉट में बदल दिया जाता है। फिर बाय लगाने के बाद अंत में सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। इसी प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। जैसे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? जैसे इज मार्केट बीइंग गॉन बाय यू। क्या बाजार तुम्हारे द्वारा जाया जा रहा है। WH वर्ड वाले क्वेश्चंस के बारे में मैंने यहाँ पर अभी नहीं बताया है, आगे मैं इसे शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को आप हिंदी में बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, लिए हैं, खाया है, खाई है, खाए हैं आदि होता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। वाक्यों को पहचानने के बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सूत्र है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कर्म, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लगाया जाता है। हैज बीन थर्ड पर्सन वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगाया जाता है और हैव बीन दे के साथ, यू के साथ और आई के साथ हैव बीन लगाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बाई शब्द भी उपयोग में लाया जाता है। अंत में सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। चलिए एक्टिव वॉइस के एक वाक्य को हम पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। वह गाना गा चुकी है। शी हैज संग ए सॉन्ग। गाना उसके द्वारा गाया जा चुका है। ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई हर। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें सूत्रों और नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए। निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय
हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट शब्द लगाना पड़ता है। जैसे कि तुमने पुस्तक नहीं पढ़ा है, यू हैव नॉट रीड अ बुक। जब हम इसको पेशिव में बदलते हैं तो जो वाक्य बनता है वो इस प्रकार से होगा, अ बुक हैज नॉट बीन रीड बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय पेशिव वॉइस में हैज और हैव को ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाया जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। जैसे कि हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा चुका है, खेला गया है। और हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेशिव नहीं बनाया जाता है। पास्ट टेंस के वाक्यों का पेशिव कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पेशिव में बदलना बहुत ही सिंपल है। चलिए हम एक सेंटेंस को पेशिव वॉइस में बदल लेते हैं। ही एट दी फूड, वह खाना खाया। यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको हम पेशिव में कैसे बदलते हैं, चलिए देखते हैं। द फूड वॉज ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया गया। यहाँ पर फूड सिंगुलर नंबर वाला ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया जाता है। यदि प्लूरल नंबर वाले ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाया जाएगा और ही को हिम में बदल दिया जाता है। ही सब्जेक्टिव केस का वर्ड है और हिम उसी का ऑब्जेक्टिव केस का शब्द है। पेशिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे आप सूत्रों को और नियमों को ध्यान में रखकर बहुत ही सरलतापूर्वक बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पेशिव वॉइस बनाते समय केवल सूत्रों और नियमों को ही अच्छी तरीके से याद रखना जरूरी है, फिर आप आसानी से एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पेशिव वॉइस में बदल सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पेशिव वॉइस में बदलना। वाक्यों को हिंदी में और इंग्लिश में अच्छे से पहचान लीजिए। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे राम आम खा रहा था, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। दिए हुए सूत्र और नियमों को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से इन एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पेशिव वॉइस में बदल सकते हैं। पेशिव वॉइस के निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र मैंने लिख दिए हैं और उदाहरण भी दिए हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पेशिव वॉइस बनाते समय मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगाया जाता है, इसलिए हमें क्रिया के सभी रूपों का अच्छी तरीके से ज्ञान होना जरूरी है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचानेंगे तथा उनका पेशिव कैसे बनाएंगे, चलिए इसे भी हम देखते हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मैंने खाना खा लिया था, तुम बाजार चले गए थे, वह खाना पका चुकी थी, इत्यादि। पहले वाक्य के अंत में लिया था, दूसरे वाक्य के अंत में गए थे और तीसरे वाक्य के अंत में चुकी थी। तो इस प्रकार यदि किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था, गई थी, गए थे, किया था, की थी, किए थे इत्यादि होता है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इस टेंस के वाक्यों को पेशिव में बदलने के लिए मैंने सूत्र नीचे लिख दिया है और कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कि वे कहानी लिख चुके थे, दे हैड रिटन अ स्टोरी, यह एक्टिव सेंटेंस का वाक्य है। इसे मैंने पेशिव वॉइस में बदला है। देखिए, अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय देम, सूत्र के अनुसार मैंने इसे पेशिव वॉइस में बदल दिया है। सूत्र याद रखिए, नियमों को अच्छी तरीके से याद रखिए, आप आसानी से सभी वाक्यों को पेशिव में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसे आप हमेशा के लिए अपने जेहन में बिठा के रखना है, अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एमडब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस को भी आप पेशिव में बदल सकते हैं, बस जरा सी अभ्यास की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने सूत्र लिख दिए हैं। पेशिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया जाता है। जैसे कि
द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, यहाँ पर नॉट शब्द हैड और बीन के बीच में लगाया गया है। फूड ऑब्जेक्ट है, कुक्ड कुक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और हर सी का ऑब्जेक्टिव केस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हैड को ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, जैसे कि हैड वर्क बीन डन बाय यू, क्या कार्य तुम्हारे द्वारा किया गया था। डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, बस डब्ल्यू वर्ड को हैड से पहले लगाया जाता है, जैसे कि व्हाई हैड वर्क बीन डन बाय यू, कार्य तुम्हारे द्वारा क्यों किया गया था। फ्यूचर टेंस या भविष्य काल में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही पैसिव बनाया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को चलिए पैसिव में बदल लेते हैं। यदि हिंदी के किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे होता है तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, जैसे राम बाजार जाएगा, सीता गाना गाएगी इत्यादि। इस टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए जो सूत्र दिया गया है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी एवं शैल बी लगाया जाता है। आई और वी के साथ शैल बी और ही, सी, इट, दे और यू के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ किसी का नाम है जैसे राम, सीता, उसके साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाता है। चलिए पैसिव वॉइस का एक वाक्य बना लेते हैं। शी विल सिंग ए सॉन्ग, यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है, वह एक गाना गाएगी। जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो वाक्य बनता है उसे देखते हैं। अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू, गाना उसके द्वारा गाया जाएगा। इस सेंटेंस में सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन का एक वर्ड है, इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का उपयोग किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। इसके लिए मैंने सूत्र नीचे लिखा है और उदाहरण भी दिए हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय यू, इस सेंटेंस में नॉट शब्द विल और बी के मध्य में लगाया गया है। तो जब भी पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट शब्द को हमें विल बी और शैल बी के मध्य में लगाना पड़ता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय शैल और विल को ऑब्जेक्ट्स के पहले लगाया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के बाद बी लगाया जाता है। याद रखें बी को ऑब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल विल ए सॉन्ग बी संग बाय यू, यहाँ पर विल वर्ड को ऑब्जेक्ट से पहले लगाया गया है, उसके बाद बी को ऑब्जेक्ट के बाद लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यह पैसिव वॉइस बनाने के लिए सूत्र है। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम विल हैव ईटन दी फूड, राम ने खाना खा लिया होगा, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए इसका पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं। द फूड विल हैव बीन ईटन बाय राम, खाना राम के द्वारा खाया गया होगा। इस टेंस में पैसिव वॉइस का नेगेटिव बनाते समय शैल और विल के बाद नॉट लगाया जाता है, उसके बाद हैव बीन लिखा जाता है। मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र नीचे लिख दिया है और एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। खाना राम के द्वारा नहीं खाया गया होगा। द फूड विल नॉट हैव बीन ईटन बाय राम, यह फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल और शैल को ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या खाना राम के द्वारा खाया गया होगा। विल द फूड हैव बीन ईटन बाय राम, यहाँ पर विल शब्द को फूड से पहले लगा दिया गया है, उसके बाद हैव बीन वर्ड लिखा गया है।
तो इस प्रकार टेंसेस के जितने भी वाक्य हैं उन्हें आप नियमों और सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, याद रखते हुए आप आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। मैंने यहाँ डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस का फॉर्मेशन नहीं किया है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने फार्मूले दिए हैं। उस फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब्स के सामने हम WH वर्ड लगाकर सेम फार्मूले का यूज करके सेम पैटर्न में क्वेश्चंस बना सकते हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट दिया है आप सभी को समझ आया होगा। अब केवल अभ्यास करने की ज़रूरत है, तो आप अभ्यास में लग जाइए कुछ दिन और फिर आसानी से आप एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव में बदलना सीख जाएंगे और साथ ही साथ उनका दैनिक जीवन में उपयोग में लाना भी सीख जाएंगे। धन्यवाद।